हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बात की जाए नोट्स की तो ये सारे आपको टॉपिक्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट के बारे में जो भी बच्चे पूछ रहे थे यहाँ पर आपको बताया भी गया था कि 3-4 दिन के बाद आ ही जाएगा और ये प्रैक्टिस सेट आ गए हैं। इसमें लगभग 1000 प्रश्न हैं। ठीक है, 1000 जो प्रश्न हैं आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस है 150 रुपए है, 150 रुपए है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। प्रश्न इसमें 750 हैं और इसका जो प्राइस की बात की जाए तो ये 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो प्रैक्टिस सेट है ये 15 है और इसका प्राइस 99 है। ठीक है, तो कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 790-555-3851 ये व्हाट्सएप नंबर है। देखिए यहां तक हो गया था, यहां से शुरू करना है। प्रश्न है निम्न में से किसे सामाजिक स्त्रीकरण की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है। पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। कास्ट, क्लास एंड पावर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। इनमें से किस पुस्तक को सामाजिक स्त्रीकरण की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट, क्लास एंड पावर ये पुस्तक आती कब है? 1953 में आती है। 1953 में यह पुस्तक आती है। लिखी किसके द्वारा है? लिपसेट एंड बेंडिक्स के द्वारा। लिपसेट एंड बेंडिक्स ने यह पुस्तक लिखी है। लिपसेट एंड बेंडिक ने यह पुस्तक लिखी है, कास्ट, क्लास एंड पावर। और सामाजिक स्त्रीकरण के इन्होंने 3 आधार बताए थे। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार बताए थे इन्होंने। 3 आधार कौन से हैं? जाति, वर्ग और शक्ति। देखिए बुक भी इसी पर आधारित है, कास्ट, क्लास एंड पावर। ठीक है, तो ये हो गए 3 आधार जो कि लिपसेट एंड बेंडिक्स द्वारा बताए गए हैं। 1953 में यह पुस्तक आती है। इसके अलावा बात की जाए हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया की तो ये जो पुस्तक है ये एसवी केतकर के द्वारा लिखी गई है। एसवी केतकर हैं इसके लेखक। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया के कास्ट इन इंडिया तो ये पुस्तक किसकी है? ये हट्टन की पुस्तक है, कास्ट इन इंडिया। और द पीपल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये रिजले के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर रिजले हो जाएगा। ठीक है, ये रिजले की बुक है। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है किसके अनुसार धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था भारत में निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण है? ऑप्शंस है एडम स्मिथ, गुरनाम मिडॉल, गोडार्ड, जयप्रकाश नारायण। धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था भारत में निर्धनता का महत्वपूर्ण कारक है, यह कहना किसका है? धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था को भारत में निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण किसने माना? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरनाम मिडॉल। ठीक है, गुरनाम मिडॉल होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरनाम मिडॉल यहाँ पर राइट है। और एक मजूमदार से संबंधित बात है। मजूमदार मदान ने जाति को क्या कहा था? जाति बंद वर्ग है। ये इस तरीके से आता है, जाति बंद वर्ग है। यह किसका कहना है? तो यह कहना किसका है? मजूमदार एंड मदान का। ठीक है, ये याद रखिएगा, मजूमदार एंड मदान का कहना है जातीय बंद वर्ग है। ठीक है, कूले ने बात क्या कही थी जाति से संबंधित जो परीक्षा में आती है? इन्होंने कहा था जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहेंगे। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। ये कूले के द्वारा बात कही गई है। यहाँ पर गुरनाम मिडॉल राइट है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, किसका कहना है? ऑप्शंस है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीयरस्टेड, मर्टन, सीएच कूले। यहाँ पर ऑप्शंस है समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, यह किसका कहना है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, बीयरस्टेड, मर्टन, सीएच कूले। यहाँ पर ऑप्शंस है।
सही यहाँ पर ऑगमन एंड निम्कॉफ हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा, ऑगमन एंड निम्कॉफ। इनका सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑगमन के द्वारा दी गई है, इसे याद रखिएगा। बियरस्टिट की बात करें तो इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं समूह के, इंपॉर्टेंट है। मर्टन की बात करें, अभी बात कर लेते हैं। मर्टन ने संदर्भ समूह की अवधारणा दी है। ठीक है, संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन ने दी है। CH कूले की प्राथमिक समूह की अवधारणा हो जाएगी। ठीक है, कूले के प्राथमिक समूह की हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बियरस्टिट की, जो इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं सामाजिक समूह के। ठीक है, तो जो इन्होंने समूह के 4 प्रकार बताए हैं उसमें एक आता है सांख्यिकी समूह। ठीक है, सांख्यिकी समूह आता है। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। सांख्यिकी है, समाजीय समूह है। ठीक है, समाजीय समूह हो जाएगा। तीसरा है सामाजिक समूह, सामाजिक समूह हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा सहचारी समूह। ये 4 प्रकार समूह के रॉबर्ट बियरस्टिट के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम अपने शोध में वैदिक अध्ययन पद्धति को अपनाया था? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, फेडरिक लिपले, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा अपने शोध में वैदिक अध्ययन पद्धति को अपनाया गया है? सही यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? सही यहाँ पर फेडरिक लिपले होगा। ध्यान रखिएगा, यूपी पीजीडी के जो आपका एग्जाम है ना, उसका जो सिलेबस है यूपी पीजीडी का, उसमें रिसर्च नहीं है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक शोध, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रश्न आ गया है तो इसे आप देख लीजिए। आप अगर MP असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट JRF के एग्जाम देने वाले हैं, या अन्य जो परीक्षाएं हैं जिनके सिलेबस में आपका ये शामिल है रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान, तो उसमें ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इन्हें देखते हुए चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने शोध में सबसे पहले वैदिक अध्ययन यानी केस स्टडी मेथड का प्रयोग करने वाले कौन थे? सबसे पहले फेडरिक लिपले थे। ठीक है, फेडरिक लिपले थे, और लिपले ने इस पद्धति का प्रयोग बाल अपराध के अध्ययन के लिए किया था। ध्यान रखिएगा, बाल अपराध के अध्ययन के लिए। ठीक है, लिपले ने इसका प्रयोग किया था, वैदिक अध्ययन केस स्टडी मेथड का, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बर्गेस, ठीक है, जो वैदिक अध्ययन पद्धति है, ठीक है, इसे बर्गेस ने क्या कहा था? ये भी इस तरीके से भी पूछा जाता है। बर्गेस ने इस पद्धति को, वैदिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी कहा था। ठीक है, सूक्ष्म दर्शी पद्धति कहा था। किसने कहा था वैदिक अध्ययन को सूक्ष्मदर्शी पद्धति? बर्गेस ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। वैदिक अध्ययन किस केस स्टडी कैसे कहते हैं? जब किसी इकाई का पूरी तरीके से, गहन तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसे हम केस स्टडी, वैदिक अध्ययन पद्धति हम कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हॉवर्ड, चार्ल्स बूथ। क्या होगा? सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? सही यहाँ पर होगा चार्ल्स बूथ। ठीक है, चार्ल्स बूथ होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चार्ल्स बूथ हैं, लिपले हैं, और अगर हम बात करें तो नाम आता है उनका जॉन हॉवर्ड का। ठीक है, यहाँ पर जॉन हॉवर्ड है, इन्होंने कैदियों के अध्ययन के लिए, ठीक है, जेल में जो कैदी होते हैं, कैदियों के अध्ययन के लिए इस मेथड का यूज किया था, सहभागी अवलोकन का। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम बात करें सहभागी अवलोकन की, ठीक है, सबसे पहले सहभागी अवलोकन की बात करें तो लिंडमैन के द्वारा ये बात की गई है सहभागी अवलोकन की, सोशल डिस्कवरी में, सोशल
डिस्कवरी में, और ये 1924 में पुस्तक आती है, ये याद रखिएगा। लिंडमैन ने सबसे पहले सहभागी अवलोकन पद्धति की बात की थी। जॉन हॉवर्ड ने सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग जो किया है वो कैदियों के अध्ययन के लिए किया है। चार्ल्स बूथ ने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार एक सैद्धांतिक प्रतिरूप मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित घटनाओं के समूह का अवधारणीकरण है, जहां अंतिम उद्देश्य शब्दों, प्रस्थापना और संबंधों की स्थापना है, जो यदि पुष्ट हो जाए तो सिद्धांत बन जाते हैं। ऑप्शंस में है मर्टन, मिलर, कोहेन, मार्क्स। क्या होगा यहाँ पर? सही होगा मर्टन। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन की बात करें तो इन्होंने मध्य सीमा का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मध्य सीमा सिद्धांत है मर्टन का। पूर्वभाषी समाजीकरण का सिद्धांत दिया है इन्होंने। पूर्वभाषी समाजीकरण का सिद्धांत हो जाएगा इनका। संदर्भ समूह हो जाएगा। रेफरेंस ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ये मर्टन का हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आप याद रखिएगा। विपथ गमन को इन्होंने ब्लैंक चेक कहा था। ब्लैंक चेक है विपथ गमन को कहा। और प्रकारवाद को व्यवस्थित प्रकारवाद कहा जाता है। इनके जो प्रकारवाद है, ठीक है, इनका जो प्रकारवाद है उसे व्यवस्थित प्रकारवाद कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जाति समग्रवादी और संस्करणात्मक है, यह कथन किसका है? इरावती कार्वे, ए.आर. देसाई, ल्यू ड्यूमो, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस है। जाति समग्रवादी और संस्करणात्मक है, यह कहना किसका है? इरावती कार्वे, ए.आर. देसाई, ल्यू ड्यूमो, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर होगा ल्यू ड्यूमो। ठीक है, क्या होगा? ल्यू ड्यूमो होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूमो की बात की जाए तो इनका परमली कल्लार पर, ठीक है, परमली कल्लार पर इनका अध्ययन रहा है, और ये दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत की परमल्लई कल्लार पर है। दक्षिण भारत की परमल्लई कल्लार समुदाय पर इनका अध्ययन रहा है। भारतीय समाज को जाति पर आधारित समाज कहा है। भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है, ये कहना किसका है? ड्यूमो का कहना है। और जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। इस तरीके से एक इनका स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा जाता है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ल्यू ड्यूमो के द्वारा ये बात कही गई है। भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित समाज है, ये ड्यूमो की बात की गई है, ड्यूमो द्वारा बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा? ब्रूम एंड सेल्जनिक, रॉल्फ लिंटन, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा कहा गया है? सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ब्रूम एंड सेल्जनिक। ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ग्राम सर्वदेशीयता की अवधारणा किन दो गांवों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है? शामीरपेट और रामपुरा, रानीखेड़ा और टेपोजलान, किशनगढ़ी और टेकोपिया, तंजौर और बीसीपाड़ा। ग्राम सर्वदेशीयता की अवधारणा किन दो गांवों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पर रानीखेड़ा और टेपोजलान होगा। ठीक है, रानीखेड़ा और टेपोजलान होगा। विकल्प यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो ग्रामीण सर्वदेशीयता या ग्राम सर्वदेशीयता की अवधारणा है ये ऑस्कर लेविस द्वारा दी गई है। ठीक है, ऑस्कर लेविस ने यह अवधारणा दी है। प्रश्न है, माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानवशास्त्रीय साहित्य में किसने किया? जीपी मर्डॉक, लेविस मॉर्गन, कैथलीन गफ, टाइलर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानवशास्त्रीय साहित्य में किसने किया? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलर हो जाएगा। ठीक है, टाइलर हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा माध्यमिक संबोधन की अवधारणा के अलावा कुवैत प्रथा, ठीक है, कुवैत प्रथा की बात भी टाइलर ने की है। आत्मावाद जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, आत्मावाद का, ये टाइलर के द्वारा दिया गया है। अवशेष की अवधारणा या सांस्कृतिक अवशेष, इस तरीके से भी आता है, ये भी, इसकी बात भी टाइलर के द्वारा ही की गई है।
ठीक है, इनकी संस्कृति से संबंधित इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, जो कि आगे आपको प्रश्न में भी देखने को मिलेगी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न है या किसकी परिभाषा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। ऑप्शंस में है एच.एम. जॉनसन, ग्रीन यहाँ पर है, ऑकबर्न है और बोगार्ड्स दिए गए हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। ये बात किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जॉनसन होगा, एच.एम. जॉनसन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन ने अच्छा क्या कहा था समाजीकरण के बारे में? इन्होंने कहा था कि जो समाजीकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक गुणों जो सेल्फ है, आत्म है और जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, इसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक गुणों को, आत्म को, सेल्फ और जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, इसे प्राप्त करता है। ये ग्रीन के द्वारा इस तरीके से समाजीकरण को परिभाषित किया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस को मानता है? यहाँ पर विकल्प में है ग्रीन, जॉर्ज सेमल, टॉनिस और C.H. कूले। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को, सोशल प्रोसेस को किसने माना है? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर होगा जॉर्ज सेमल। ठीक है, जॉर्ज सेमल होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जॉर्ज सेमल से प्रभावित कौन थे? कोजर थे। ठीक है, कोजर प्रभावित थे जॉर्ज सेमल से, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सोशल प्रोसेस की कि सोशल प्रोसेस किसे कहते हैं, सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, कई बार आपको बताया गया है। तो देखिए, व्यक्ति की क्या होती है, कई सारी नीड्स होती हैं। ठीक है, कई सारी नीड्स होती हैं, कई सारी आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें व्यक्ति अकेला पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, इन नीड्स को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? अन्य लोगों के संपर्क में आता है, उनके बीच में अंतरक्रियाएं होती हैं, पारस्परिक अंतरक्रियाएं होती हैं। कई बार वे व्यक्ति मिलते हैं, अपने नीड्स को पूरा करते हैं और ये समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुरूप व्यक्ति अंतरक्रियाएं करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, अगर जो व्यवहार कर रहा है नियमों के अनुरूप, उसको ही अगर हम समाजशास्त्र में देखें तो उसे हम क्या बोलेंगे? अंतरक्रिया बोलेंगे। और ये अंतरक्रिया जाकर आगे संबंधों को जन्म देती हैं। संबंधों का निर्माण इन अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही होता है। और ये जो संबंध है, ये दो तरह के संबंध होते हैं। एक तो अच्छे हो सकते हैं, मधुर, और दूसरे कटु हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो अब अंतरक्रिया है, ठीक है, ये जो अंतरक्रिया हो रही है, व्यक्ति की कई सारी नीड्स है, अब अकेले तो पूरा नहीं कर पाएगा, इन्हें पूरा करने के लिए कई अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आएगा, उनके बीच में अंतरक्रियाएं होंगी। ठीक है, और ये अंतरक्रियाएं संबंधों को जन्म देंगी। ये संबंध अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब ये जो अंतरक्रिया है, ठीक है, ये जो अंतरक्रिया जब निरंतर होने लगेगी तो इसे ही हम क्या कहेंगे? ये अंतरक्रिया निरंतरता का जब रूप ले लेगी तब यह सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है धरोहरधारी परिवार की अवधारणा के प्रतिपादक है। ऑप्शंस में है लीप्ले, मॉर्गन, जिमरमैन, बर्गेस। जो धरोहर परिवार है, यह अवधारणा किसकी है? धरोहरधारी जो परिवार है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जिमरमैन के द्वारा। जिमरमैन ने परिवार से संबंधित 3 अवधारणाएं बताई थी। पहला तो जो न्यासिता परिवार है इनका, ठीक है, न्यासिता परिवार की अवधारणा है। दूसरा है अति लघु या आणविक परिवार, या जिसे हम व्यक्तिवादी परिवार भी कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा घरेलू परिवार। ठीक है, ये 3 अवधारणाएं जिमरमैन के द्वारा परिवार से संबंधित बताई गई हैं, या परिवार की ये 3 प्रकार जिमरमैन ने बताए हैं। प्रश्न है किस दार्शनिक ने मैक्स वेबर के वर्स्टहन पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया था? हेगल, समनर, डिल्थे, फ्रैंकलिन। यहाँ पर ऑप्शंस है। मैक्स वेबर को वर्स्टहन यानी बोध पद्धति के प्रयोग के लिए किसने प्रेरित किया था? कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा राइट? डिल्थे होगा। ठीक है, डिल्थे होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिल्थे यहाँ पर राइट है। अगर हम डिल्थे यहाँ पर
अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर का जन्म कब होता है? 1864 में होता है। इनकी मृत्यु 1920 में होती है। 1864 में इनका जन्म होता है और 1920 में इनकी मृत्यु होती है। ये जर्मनी समाजशास्त्री हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब वेस्टर्न की बात हो रही है तो ये किस पुस्तक में बात की है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है। और ये आती है 1925 में, ठीक है। कब आती है? 1925 में आती है, जिसमें इन्होंने व्याख्यात्मक बोध पद्धति वेस्टर्न की बात की थी और इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक क्रिया की भी बात की है, वेबर ने, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, यह किसने कहा है कि कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? ए एल क्रोबर, आंद्रे बेत्ते, टी शैनिन, आरफर्थ। यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? क्रोबर, ठीक है, क्रोबर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृषक समाज आता है तो यह अवधारणा क्या किसकी द्वारा दी गई है? अवधारणा के जनक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड है, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड हैं जिनके द्वारा यह अवधारणा दी गई है। अच्छा, किस पुस्तक में दी है ये भी पूछ लिया जाता है। तो पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर नाम से इनकी पुस्तक है रॉबर्ट रेडफील्ड की, जो 1956 में आती है। इस पुस्तक में ही कृषक समाज की बात की है और क्रोबर ने कृषक समाज को मध्यवर्ती समाज कहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कृषक समाज मध्यवर्ती समाज है, ये कहने वाले कौन है? क्रोबर हैं। क्यों कहा मध्यवर्ती समाज? तो इन्होंने कहा है कृषक समाज के एक और देखें तो हमें क्या समाज कौन सा देखने को मिलेगा? जनजाति समाज, जनजाति समाज है। और उसके दूसरी ओर देखेंगे तो हमें नगरीय समाज देखने को मिलेगा। और कृषक जो समाज है ये कहाँ है? बीच में है, ठीक है, ये बीच में है। तो इसी वजह से इसे मध्यवर्ती समाज का। और कृषक समाज अंश समाज है और इसकी संस्कृति अंश समाज है, इसकी संस्कृति भी अंश संस्कृति, या बोला जाता है कि कृषक समाज अंश समाज है या खंड समाज, इस तरीके से पूछा जाता है। किसके द्वारा बात कही गई है? तो क्रोबर ने बात कही है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, समाज एक व्यवस्था के रूप में तभी कार्य करता है जब वह स्थिर होता है। सामाजिक व्यवस्था का आधार सामाजिक संतुलन है, यह तर्क किसका है? ऑप्शंस में है अगस्त कॉम्ट, पैरेटो, दुर्खेम, पार्सन्स। समाज एक व्यवस्था के रूप में तभी कार्य करता है जब वह स्थिर होता है। सामाजिक व्यवस्था का आधार सामाजिक संतुलन है, यह तर्क किसका है? यहां पर सही विकल्प यहां पर हो जाएगा पैरेटो, ठीक है, पैरेटो होगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, परिस्थिति ऐसी स्थिति एवं पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह तथा उपलब्धि के कारण प्राप्त करता है, यह तर्क किसका है? ऑप्शंस में है लेपियर, मैक्स वेबर, जॉनसन, एलियट एंड मेरिल। बताइए सही विकल्प यहां पर क्या होगा? यहाँ पर एलियट एंड मैरिल होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, बात आई ही है स्टेटस की, तो प्रस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल की बात करें, प्रस्थिति व भूमिका, तो सबसे पहले जो इसकी बात है व्यवस्थित तरीके से जो बात है, जो व्यवस्थित वर्णन है वो रॉल्फ लिंटन के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। रॉल्फ लिंटन ने किया है द स्टडी ऑफ मैन में, द स्टडी ऑफ मैन में किया है। और ये पुस्तक 1936 में आती है रॉल्फ लिंटन की, ठीक है। प्रस्तुति भूमिका की जो बात है वो इसका जो अध्ययन है या इस अवधारणा के जनक कौन है? रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले व्यवस्थित वर्णन लिंटन ने किया है। किस पुस्तक में किया है? द स्टडी ऑफ मैन में, जो कि 1936 में आती है। वर्ष भी पूछ लिया जाता है तो 1936 है, ये भी याद रखिएगा। अब प्रस्तुति की बात है तो प्रस्तुति के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं, प्रदत्त और अर्जित, ठीक है। प्रदत्त प्रस्तुति
और अर्जित प्रस्थिति। ठीक है, प्रदत्त प्रस्थिति जन्म पर आधारित है, जन्म से जन्म पर आधारित, जैसे कि व्यक्ति को जाति हो गया है ना, जेंडर हो गई, जन्म से मिल जाता है। अर्जित योग्यता पर आधारित है, ठीक है, योग्यता पर आधारित है ये। और ना केवल प्रस्तुति के दो प्रकार बल्कि प्रदत्त प्रस्तुति व अर्जित प्रस्तुति में अंतर भी रॉल्फ लिंटन ने ही किया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देख लेते हैं। क्लियर, यहां पर इलियट एंड मैरल है। अब यहां पर देखिए प्रश्न है, किसका कहना है कि विचलन का तात्पर्य अपराध और समाज से ना होकर, विचलन का तात्पर्य अपराध और अपचार से ना होकर बल्कि उस प्रत्येक व्यवहार से है जो समान रूप से मान्य आचरण का उल्लंघन है। ऑप्शंस में है लेस्ली वाइट, कोहेन, मर्टन, क्लोवॉर्ड एंड ओलिन। बताइए, विचलन का तात्पर्य अपराध और अपचार से ना होकर बल्कि उस प्रत्येक व्यवहार से है जो सामान्य रूप से मान्य आचरण का उल्लंघन है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? राइट आंसर यहाँ पर कोहेन होगा। ठीक है, कोहेन होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अपराध से संबंधित, ठीक है, अपराध से संबंधित विचलित उपसंस्कृति, विचलित उपसंस्कृति का जो सिद्धांत है जो कि अपराध से संबंधित है, ये कोहेन के द्वारा ही दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। क्लोवॉर्ड एंड ओलिन ने वैभिन्न, ठीक है, वैभिन्न या विभिन्न जो अवसर का सिद्धांत है ये दिया है। ठीक है, वैभिन्न अवसर का जो सिद्धांत है ये क्लोवॉर्ड एंड ओलिन के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहां पर देखिए प्रश्न है, किसके मतानुसार मर्टन ने निम्न वर्ग में विचलित व्यवहार पर ध्यान दिया है जबकि श्वेत वस्त्रधारियों तथा उच्च वर्ग में अपराध अधिक पाए जाते हैं जिन पर मर्टन ने कोई ध्यान नहीं दिया? लेमर्ट, कोहेन, क्लेनॉट, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शन है। इनमें से किसके मतानुसार मर्टन ने निम्न वर्ग में विचलित व्यवहार पर ध्यान दिया है जबकि श्वेत वस्त्रधारियों तथा उच्च वर्ग में अपराध अधिक पाए जाते हैं जिन पर मर्टन ने कोई ध्यान नहीं दिया है? ये किसके द्वारा बात कही गई है? विकल्प में है लेमर्ट, कोहेन, क्लीनॉट, पार्सन्स। सही यहां पर होगा क्लीनॉट। ठीक है, क्लीनॉट होगा, विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने अपनी कृति मैन फॉर हिमसेल्फ में व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव पर विचार रखा है? कार्ल मार्क्स, हेगल, मैक्स वेबर, एरिक फ्रॉम। बताइए, किसने अपनी पुस्तक मैन फॉर हिमसेल्फ में व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव पर विचार रखा है? किसके द्वारा? एरिक फ्रॉम के द्वारा। ठीक है, एरिक फ्रॉम की पुस्तक है, उन्होंने ये बात रखी है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया? एसी हट्टन, बी सी गुहा, डीएन मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले। यहाँ पर ऑप्शंस है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? बताइए, सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सही यहां पर होगा सर हर्बर्ट रिजले। सर हर्बर्ट रिजले, विकल्प डी यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रिजले की बात आई है तो रिजले की पुस्तक का नाम क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया है, ये रिजले की बुक है। 1915 में यह पुस्तक आती है, रिजले की इंपॉर्टेंट है। और भारत प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया है। सात भागों में विभाजन किया है। भारतीय प्रजातियों का 7 भागों में विभाजन किसने किया है? रिजले ने किया है। और जिसमें 3 उन्होंने मूल प्रजातियां बताई हैं। ठीक है, 3 मूल प्रजातियां बताई हैं। अब ये 3 मूल प्रजातियां कौन कौन सी हैं इसे भी ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 3 जो मूल प्रजातियां हैं, ये एक है द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ प्रजाति है। दूसरा मंगोल प्रजाति है और तीसरा इंडो आयरन है। ठीक है, इंडो
आयरन है, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 मूल प्रजातियां हैं। इसके अलावा 4 मिश्रित प्रजातियां हैं, ठीक है, 4 मिश्रित प्रजातियां हैं। अब ये 4 मिश्रित प्रजातियां कौन सी हैं? तो पहला तो मंगोल द्रविड़ हो जाएगा, मंगोल द्रविड़ है, सीथो द्रविड़ है, सीथो द्रविड़ हो जाएगा, आर्य द्रविड़ हो जाएगा, ठीक है। एक नहीं याद आ रहा है, ठीक है। और द्रविड़ को भारत की, ठीक है, ये जो द्रविड़ है, द्रविड़ को भारत की मूल प्रजाति बताया है रिजले ने। इस तरीके से भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट दिन ध्यान रखिएगा। रिजले ने भारत की मूल प्रजाति किसे बताया है? द्रविड़ को बताया है। 7 भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित करने वाले कौन है? रिजले हैं। 3 मूल प्रजातियां बताई थी और 4 मिश्रित प्रजाति बताई थी। द पीपल ऑफ इंडिया रिजले की बुक है, जो कि 1915 में आती है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, अब यहां पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने आत्म को सामाजिक अंतरक्रिया का परिणाम माना? C.H. कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, फ्रेजर। ए और बी दोनों ही। आत्म को सामाजिक अंतरक्रिया का परिणाम किसने माना है, बताइए। यहां पर होगा विकल्प डी, C.H. कूले और जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये दोनों ही सही हैं। इन दोनों के द्वारा बात ये कही गई थी। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कूले की अगर हम बात करें, ठीक है, इन्होंने सेल्फ एंड सोसाइटी, जो स्व है सेल्फ और जो सोसाइटी है यानी कि समाज है, इसको क्या कहा था? जुड़वा कहा था। दोनों को एक ही कहा था, इस वजह से आता है इस तरीके से प्रश्न। सेल्फ एंड सोसाइटी जुड़वा है, स्व और समाज जुड़वा है। किसके द्वारा बात कही गई है? कूले के द्वारा की गई है। व्यक्ति का जो सेल्फ है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो सोसाइटी में ही रहता होकर के रहता है। इस तरीके से बात भी कूले के द्वारा ही कही गई थी। और जो मीड है, इन्होंने भी सेल्फ एंड सोसाइटी की बात की थी, और इन्होंने जो सेल्फ और जो सोसाइटी है, इसे क्या कहा था कि ये एक नहीं है, ये अलग अलग है, दोनों में अंतर है, ठीक है, ठीक है। सेल्फ एंड सोसाइटी जुड़वा है, ये बात किसने कही है? कूले ने। सेल्फ एंड सोसाइटी अलग अलग है, ये बात मीड ने कही है। और आत्म को सामाजिक अंतरक्रिया का परिणाम ही कहा है। ये दोनों, कूले और मीड दोनों का ही ये मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। अब प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहार के अंतर को कम करता है? ऑप्शंस में है यहाँ पर पार्सन्स, रॉस, गुरविच, बोटोमोर। बताइए सही क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहार के अंतर को कम करता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? पार्सन्स के द्वारा, ठीक है, पार्सन्स के द्वारा बात कही गई है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब सामाजिक नियंत्रण चूंकि आया है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण की अगर हम बात करें, इस अवधारणा के जनक कौन है? तो जनक E.A. रॉस हो जाएंगे। E.A. रॉस हैं इस अवधारणा के जनक, ठीक है। इससे संबंधित इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल। कब आती है सोशल कंट्रोल? 1901 में आती है, जिसमें व्यवस्थित तरीके से एक प्रश्न आता है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है, व्यवस्थित जो वर्णन है सोशल कंट्रोल का, वो किसने किया है? रॉस ने ही किया है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और रॉस क्या कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण एक तरह से ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा समाज या समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। पार्सन्स का एक कथन आता है, स्टेटमेंट आता है कि विपदगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। याद आ रहा है, आपने कई परीक्षाओं में देखा होगा, जब पीवाईक्यू को सॉल्व किया होगा, तो ये स्टेटमेंट पार्सन्स का काफी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पार्सन्स के द्वारा ये बात कही गई है। चलिए, अब यहां पर देखिए प्रश्न है, जाटव के संबंध में किसने यह तर्क दिया कि संस्कृतिकरण के स्थान पर अभिजन अनुकरण की अवधारणा ज्यादा उपयोगी है? ऑप्शंस देख लीजिए। ओवेन एम लीच है, आंद्रे बेत्ते हैं, एस सी दुबे हैं, मिल्टन सिंगर है। कौन सा विकल्प यहां पर होगा? जाटव के संबंध में किसने यह तर्क दिया कि संस्कृतिकरण के स्थान पर अभिजन अनुकरण की अवधारणा ज्यादा उपयोगी है? कौन सा विकल्प यहां पर होगा? ओवेन एम लीच है, ठीक है, ओवेन एम लीच है। ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संस्कृतिकरण की बात करी जाए तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है?
संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, संस्कृताइजेशन, ये किसके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा दी गई है। किस पुस्तक में दी गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है श्रीनिवास की। इस पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। संस्कृतिकरण है क्या? तो इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, धार्मिक कर्मकांड को अपनाता है ताकि उनका जो जाति पद क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। और ये अनुकरण जो है एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी जाति विशेष के एक व्यक्ति के द्वारा नहीं अपनाया जाता है, बल्कि जो है सामूहिक प्रक्रिया है ये संस्कृतिकरण की, ठीक है। और ये पद में परिवर्तन लेकर आती है, जाति में परिवर्तन नहीं है, पद में परिवर्तन की बात करती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न लेखकों के 4 युग्मों में से कौन सा एक अपराध और विसमानता के अध्ययन से संबंधित नहीं है? सदरलैंड और क्रेसी, इलियट एंड मैरेल, कोजर एंड रोजनबर्ग, बर्न्स एंड टीटर। क्या होगा? अपराध और विसमानता के अध्ययन से जुड़े हुए नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कोजर और रोजनबर्ग हो जाएंगे, कोजर और रोजनबर्ग हो जाएंगे। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोजर की बात आई है तो इसे ध्यान में रखिए, कोजर की बात आई है तो कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। संघर्ष का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? कोजर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है, ये याद रखिएगा। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट करके इनकी पुस्तक है, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये इनकी पुस्तक है जो कि 1956 में आती है। इस पुस्तक में कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है? ऑप्शंस यहाँ पर हैं, अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति, विषय वस्तु। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है? यहाँ पर सही होगा ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, ठीक है। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन को शास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। शास्त्रीय पद्धति भी इसे कहा जाता है अवलोकन को, ये भी याद रखिएगा। और सहभागी अवलोकन की बात की जाए, ठीक है, सहभागी अवलोकन की बात की जाए तो सहभागी अवलोकन की सबसे पहले जो बात की गई है वो लिंडमैन के द्वारा की गई है। किसने की है? लिंडमैन ने की है सोशल डिस्कवरी में, ठीक है। सोशल डिस्कवरी में की है लिंडमैन ने, सोशल डिस्कवरी में की है लिंडमैन ने। और ये पुस्तक 1924 में आती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मेलानोव्स्की ने भी, ठीक है, मेलानोव्स्की हैं, इन्होंने भी सहभागी अवलोकन पद्धति का अध्ययन किया था। मेलानोव्स्की ने भी सहभागी अवलोकन पद्धति का अध्ययन किया था, प्रयोग किया था, सॉरी सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया था। किस पे किया था? ट्रोबनेट द्वीपवासी पर, ठीक है। ट्रोबनेट द्वीपवासी पर इन्होंने इस मेथड का यूज किया था, ठीक है। द्वीपवासी है, ट्रोबनेट द्वीपवासी पर मेलानोव्स्की ने प्रयोग किया था। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भावात्मक, बोधात्मक एवं मूल्यात्मक उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित है, ये किसने कहा? ऑप्शंस में है पार्सन्स, पैरेटो, वेबर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भावात्मक, बोधात्मक और मूल्यात्मक उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पार्सन्स हो जाएगा, ठीक है। पार्सन्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भावात्मक, बोधात्मक और मूल्यात्मक, सॉरी यहाँ पर वेबर होगा, ठीक है। क्या होगा? नहीं सही है, पार्सन्स ही है। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। यहाँ पर ऑप्शंस पार्सन्स राइट है। और सामाजिक क्रिया के लिए इन्होंने 3 शर्तें भी बताई थी। सामाजिक क्रिया के लिए, सामाजिक क्रिया की 3 जो शर्तें हैं ये पार्सन्स के द्वारा बताई गई थी। पहला है कर्ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्ता है। दूसरा ये परिस्थिति की बताते हैं, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? परिस्थिति हो जाएगा। और तीसरा अभिप्रेरण हो जाएगा, ठीक है, अभिप्रेरणा हो जाएगा। तो ये 3 सामाजिक क्रिया की शर्तें पार्सन्स के द्वारा बताई गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? मेलानोव्स्की, क्रोबर,
रेडक्लिफ ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जनजातियों को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में किसने परिभाषित किया है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? सही होगा क्रोबर, ठीक है, क्रोबर होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और क्रोबर और एक नाम आता है क्लूखॉन का। क्रोबर और क्लूखॉन ने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन किया और बताया कि संस्कृति की 108 परिभाषाएं हैं, ठीक है। ये क्रोबर एंड क्लूखॉन के द्वारा किया गया था। संस्कृति की परिभाषाओं, समस्त परिभाषाओं का संकलन करके बताया गया कि 108 परिभाषाएं हैं। मेलानोव्स्की ने क्या कहा था कि मेलानोव्स्की ने संस्कृति को मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बताया था, ये आपको बताया गया है। रूथ बेनेडिक्ट की बात की जाए तो इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है ये दे रखी है। कल्चर पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है ये रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दिया गया है, आपको बताया गया है, ठीक है। इन्होंने संस्कृति व्यक्ति विचार व क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान इस तरीके से परिभाषित किया था संस्कृति को रूथ बेनेडिक्ट ने कि संस्कृति व्यक्ति का विचार व क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है आधुनिकीकरण के संबंध में निम्न व्याख्याओं पर विचार कीजिए। दो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। दूसरा है उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। अब यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है। यहाँ पर ये दोनों ही सही हो जाएंगे। विकल्प सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर है जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब उसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं। या कथन किसका है? एम.एस. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, ए.आर. देसाई, गुरनाम मिडौल यहाँ पर ऑप्शंस है। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब उसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं। ये बात किसके द्वारा कही गई है? योगेंद्र सिंह के द्वारा कही गई है। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। अब योगेंद्र सिंह आता है तो इनका एक इंपॉर्टेंट बुक आ जाती है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन करके इनकी पुस्तक है योगेंद्र सिंह की। और संस्कृतिकरण को योगेंद्र सिंह ने क्या कहा था? संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण है। संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण है, ये कहा था योगेंद्र सिंह ने। इसके अलावा इन्होंने बात कही थी कि आधुनिकता को मूल्यों की गठरी कहा जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है। आधुनिकता मूल्यों की गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। किसके द्वारा कही गई है? योगेंद्र सिंह के द्वारा ये बात कही गई है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।